2000 साल से भी पहले भारत की धरती पर एक ऐसा राजा पैदा हुआ था जिसके नाम से दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। उसकी सेना जहां पहुंचती थी वहां सिर्फ धूल, खून और तबाही दिखाई देती थी। वो अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक था, लेकिन एक युद्ध ने उसे अंदर से ऐसा तोड़ दिया कि उसने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुन लिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, एक ऐसे राजा की जिसने पहले युद्ध से दुनिया जीती और बाद में प्रेम से लोगों के दिल। कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य से। उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। राजा बिंदुसार उसके शासक थे। उनके कई पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे अलग था अशोक। अशोक बचपन से ही निडर और तेज बुद्धि का था। वो युद्ध कला में माहिर था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी भी थी, वो बेहद क्रोधी था। कहा जाता है कि जब वो गुस्से में आता था तो किसी की नहीं सुनता था। इसी कारण कई लोग उसे पसंद नहीं करते थे। राजमहल में भी उसके खिलाफ साजिशें होती रहती थी। राजा बिंदुसार के कई मंत्री चाहते थे कि कोई दूसरा राजकुमार राजा बने, लेकिन समय ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन तक्षशिला में विद्रोह भड़क उठा। विद्रोह इतना बड़ा था कि उसे दबाना आसान नहीं था। राजा बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। जब अशोक अपनी सेना लेकर पहुंचा तो विद्रोहियों को लगा कि अब भयंकर युद्ध होगा, लेकिन अशोक ने पहले बातचीत की। उसने लोगों की शिकायतें सुनी, फिर बिना ज्यादा रक्तपात के विद्रोह को शांत कर दिया। उसकी इस सफलता से सभी हैरान रह गए। अब पूरे साम्राज्य में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ वर्षों बाद राजा बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। कई राजकुमार सत्ता चाहते थे। महल के अंदर राजनीति और षड्यंत्र शुरू हो गए, लेकिन आखिरकार अशोक विजयी हुआ। वो मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बन गया। सिंहासन पर बैठते ही उसने साम्राज्य को और मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उसकी सेना लगातार नए क्षेत्रों को जीत रही थी। एक एक करके कई राज्यों ने उसके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन एक राज्य अभी भी स्वतंत्र था। उसका नाम था कलिंग, आज का ओडिशा क्षेत्र। कलिंग एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक चाहता था कि पूरा भारत एक साम्राज्य के अधीन हो, इसीलिए उसने कलिंग पर आक्रमण करने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, कलिंग युद्ध। साल था लगभग 261 ईसा पूर्व। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। हजारों सैनिक मैदान में खड़े थे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, भाली चली, तीरों की बारिश होने लगी। धरती खून से लाल हो गई। लोग अपने परिवारों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। कई सैनिक आखिरी सांस तक डटे रहे, लेकिन मौर्य सेना बहुत विशाल थी। लंबी संघर्ष के बाद कलिंग हार गया। युद्ध खत्म हो गया। अशोक जीत गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकला। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। घायल सैनिक दर्द से कराह रहे थे। कई बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे। महिलाएं रो रही थीं। घर उजड़ चुके थे। परिवार बिखर चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैद किए गए और उससे भी अधिक लोग घायल हुए। अशोक ने पहली बार युद्ध की असली कीमत देखी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके कानों में लोगों की चीखें गूंजती रहीं। वो सोचता रहा, क्या यही विजय है? क्या इतनी मौतों के बाद खुद को विजेता कहना सही है? धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। युद्ध जीतने वाला सम्राट अंदर से टूट चुका था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षुओं से हुई। उन्होंने उसे भगवान बुद्ध के उपदेश सुनाए। अहिंसा, करुणा, दया और मानवता। इन विचारों ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने फैसला किया कि अब वो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से शासन करेगा। उसने बौद्ध धर्म अपनाया। इसके बाद इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई सुधार किए। सड़कों का निर्माण कराया, पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए गए। उसने आदेश दिया कि लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। धर्म के नाम पर भेदभाव ना हो। हर धर्म का सम्मान किया जाए। उस समय ये विचार बेहद अनोखे थे। अशोक सिर्फ भारत में ही नहीं रुका। उसने बुद्ध के संदेश को दुनिया भर में फैलाने का निश्चय किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। धीरे धीरे बुद्ध के विचार एशिया के कई देशों तक पहुंच गए। आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन और कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन अभिलेखों में उसने जनता को नैतिक जीवन जीने की सलाह दी। सत्य बोलो, दया करो, माता पिता का सम्मान करो, सभी धर्मों का आदर करो। आज भी भारत के कई हिस्सों में अशोक के स्तंभ मौजूद हैं। उनमें से एक स्तंभ का सिंह चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की शान है। समय बीतता गया। अशोक वृद्ध होने लगा, लेकिन उसके विचार लोगों के बीच फैलते रहे। वो अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वो शांति और मानवता का प्रतीक बन चुका था। उसकी पहचान अब युद्धों से नहीं बल्कि उसके परिवर्तन से होने लगी। इतिहास में कई विजेता हुए, कई सम्राट आए और चले गए,
लेकिन अशोक को खास बनाती है उसकी वो शक्ति जिससे उसने अपने भीतर के अहंकार को हराया। दूसरों को हराना आसान होता है, खुद को बदलना कठिन, और अशोक ने वही किया। यही कारण है कि 2000 साल बाद भी दुनिया उसे याद करती है, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने युद्ध के मैदान में विजय पाई, लेकिन सच्ची महानता उसे तब मिली जब उसने शांति का रास्ता चुना। सम्राट अशोक की ये कहानी हमें बताती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसके भीतर दया और मानवता जाग जाए तो वो इतिहास बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब भारत की पहचान की बात होती है तो अशोक का चक्र और अशोक का संदेश हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। समाप्त।